खबर का रुख करेंगे। जन्माष्टमी के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू समाज को एक बड़ा संदेश दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील की। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर हिंदुओं को जिंदा रहना है तो एकजुट होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसी पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम अन्य वादों के आधार पर बांटने वाली ताकतों से सावधान रहेंगे। दरअसल यूपी में विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार जातिगत मुद्दों को हवा देने में लगे हैं, और इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ जब आगरा में दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे तो उन्होंने हिंदुओं की एकजुटता का संदेश देकर विपक्ष को काउंटर करने की कोशिश की। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नफरत फैलाते हैं और उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उनके राज में आज भी बुलडोजर के जरिए मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जाता है, तो और उन्हीं के राज में लोग बोलते हैं कि मुसलमानों का क्या जेनोसाइड, नरसंहार हो। वो खुद हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के बारे में। योगी ने खुद कहा था ठोक देंगे। तो जब वो खुद इस तरह की बातें करते हैं और देश की अखंडता और यूनिटी की बात जब वो करते हैं, तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। वहीं जन्माष्टमी के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्मभूमि में पूजा अर्चना की और मत्था टेका, और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान श्री कृष्ण को टकटकी लगाकर देखते रहे। और जो वीडियो सामने आया उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री कृष्ण जन्मभूमि में विधि विधान से पूजा करते दिखाई दिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने सीएम योगी आदित्यनाथ ने मत्था टेका और हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना की। श्री कृष्ण जन्मभूमि में ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने राधा कृष्ण युगल जोड़ी की आरती उतारी और भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। सीएम योगी आदित्यनाथ के दर्शन पूजन के दौरान कुछ देर के लिए आम भक्तों का प्रवेश मंदिर में रोक दिया गया। सीएम योगी के मंदिर से निकलते ही भक्तों ने भगवान के दर्शन किए और पूरा मंदिर जय कृष्ण कन्हैया लाल के जयकारों से गूंज उठा। देश भर में आज धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जा रही है, और इसी बीच श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी मांग कर दी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ने मथुरा की शाही ईदगाह में पूजा पाठ करने की अनुमति मांगी, और इसके लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में ऑनलाइन अर्जी दाखिल की, जिसमें कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण का ये 5251वां जन्मोत्सव है। ये जन्मोत्सव हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार गृह नक्षत्रों में भी विशेष है, और शाही ईदगाह परिसर ही भगवान श्री कृष्ण का असली गर्भगृह है। इसीलिए हिंदुओं को शाही ईदगाह में पूजा पाठ करने की अनुमति दी जाए। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी में कहा कि जिस जगह पर शाही ईदगाह बनी है वहां 5000 साल पहले राजा कंस की जेल हुआ करती थी, और इसीलिए शाही ईदगाह परिसर पर हिंदुओं का ही अधिकार होना चाहिए, और इलाहाबाद हाईकोर्ट जल्द ही इस मामले में सुनवाई करके अपना फैसला सुनाए। देश भर में जन्माष्टमी का त्योहार आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में जन्माष्टमी मनाने के लिए देश भर से हजारों श्रद्धालु मथुरा पहुंचे, और मथुरा में आज चारों तरफ जय कन्हैया लाल की गूंज सुनाई दी। मथुरा के सभी प्रसिद्ध मंदिर भव्य तरीके से सजे धजे नजर आए। वहीं श्रद्धालु भी भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए बेताब दिखे। मथुरा के मंदिरों में आज इतनी भीड़ है कि वहां पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही, लेकिन भारी भीड़ के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं है। जन्माष्टमी की एक भव्य तस्वीर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से भी सामने आई। यहाँ भक्त भगवान की भक्ति में झूमते नजर आए।
वहीं राजस्थान के राजसमंद में भगवान का जन्मोत्सव शाही अंदाज में मनाने की तैयारी की गई है। कांकरोली स्थित द्वारकाधीश मंदिर में 5 बंदूकधारी बंदूक से 21 बार भगवान को सलामी देंगे, तो वहीं नाथ द्वारा स्थित प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर में प्रभु के जन्म के समय 2 तोपों को 21 बार दागा जाएगा। आज सुबह से ही राजसमंद में जन्माष्टमी की रौनक देखने को मिल रही है। यहाँ परेड निकाली गई और अब रात 12 बजे का इंतजार है जब प्रभु जन्म लेंगे। मुंबई के वर्ली में हर साल जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार दही हांडी का कार्यक्रम विवादों में आ गया, क्योंकि इस बार दही हांडी कार्यक्रम की थीम अफजल खान का वध रखा गया, जिसके पोस्टर भी मुंबई के वर्ली में जगह जगह लगाए गए हैं। पोस्टर के जरिए बताया गया है कि इस साल की दही हांडी में अफजल खान के वध को दिखाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक बीजेपी उद्धव ठाकरे और उनके सहयोगियों को अफजल खान और औरंगजेब का सदस्य बताते आए हैं और इसीलिए बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए वर्ली के जम्बोरी मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। हालांकि जैसे ही ये पोस्टर वर्ली की सड़कों पर लगाए गए, सियासत गर्मा गई और दही हांडी जैसे धार्मिक कार्यक्रम में सियासी घमासान देखने को मिलने लगा। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में शिवसेना उद्धव गुट और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हो गई। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच आदित्य ठाकरे के दौरे को लेकर विवाद शुरू हुआ और ये विवाद कुछ ही देर में इतना बढ़ गया कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिसके बाद उनके बीच जमकर बहस हुई। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। बताया गया कि इस दौरान दोनों तरफ से जमकर लात घूंसे भी चले। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। और ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। बाद में मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को भी मोर्चा संभालना पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया, लेकिन कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। दोनों ओर से काफी देर तक नारेबाजी होती रही। ये सारा विवाद तब शुरू हुआ जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहर में आदित्य ठाकरे के दौरे का विरोध किया। बाद में हालात बिगड़ने पर पुलिस वालों ने दोनों पार्टियों के कुछ कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया और उन्हें गाड़ियों में भरकर अपने साथ ले गए। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने एक बड़ा बयान दिया है। सनातन धर्म को बचाने के लिए देवकीनंदन ठाकुर ने साधु संतों को चुनाव जिताकर संसद भेजने की मांग कर दी। और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि संसद में कम से कम 50 से 55 धर्माचार्य होने ही चाहिए, तभी सनातन धर्म बचेगा। कम से कम 50-55 धर्माचार्य सदन में जाने चाहिए। उसके पीछे रीजन योगी जी को देख लो, एक बाबा बैठा ले हमने, एक बाबा बैठे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में का चल रहा है, विकास ही विकास चल रहा है। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि आज संसद में बिल पास कराकर ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे धर्म को खतरा है, और जब साधु संत संसद में बैठेंगे तो ऐसे बिल पास नहीं हो पाएंगे। तो जब धर्माचार्य जाएंगे, सदन में जाएंगे, तो लिविंग रिलेशनशिप जैसे कानून नहीं बनेंगे। स्कूल में मेरे बच्चों को बॉलीवुड के सॉन्गों पे नहीं नाचना पड़ेगा, कोई भी मेरे बच्चों को तिलक लगाने से नहीं रोक पाएगा। देवकीनंदन ठाकुर ने दलील दी कि संसद में 50 से 55 साधु संतों की सख्त जरूरत है जो नया मार्ग दिखाएं और सनातन धर्म की रक्षा हो सके। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी, जो बड़े ट्विस्ट के साथ सामने आई। और पार्टी ने पहले 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन कुछ ही देर में इसे वापस लेना पड़ा, जिसके बाद बीजेपी ने 16 उम्मीदवारों की एक नई लिस्ट जारी की। इस संशोधित लिस्ट में बीजेपी ने एक महिला उम्मीदवार और एक कश्मीरी पंडित को टिकट दिया है। बीजेपी ने शगुन परिहर को किश्तवाड़ से अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि अनंतनागपुर से कश्मीरी पंडित वीर सराफ को टिकट दिया है। 16 उम्मीदवारों के नाम वाली बीजेपी की इस लिस्ट में 9 मुस्लिम प्रत्याशियों को भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में इस बार 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण में 18 सितंबर को मतदान होना है, वहीं दूसरे चरण में 25 सितंबर को वोटिंग होनी है और आखिरी चरण में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और चुनाव का रिजल्ट 4 अक्टूबर को आएगा। बीजेपी का इस बार मुकाबला फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी से है। लिहाजा जम्मू कश्मीर में अपनी पैठ बनाने के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। वहीं जम्मू कश्मीर में बीजेपी के टिकट बंटवारे को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी देखी गई। टिकट बंटवारे से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में हंगामा कर दिया और बीजेपी दफ्तर से जो तस्वीरें सामने आई उसमें टिकट बंटवारे से नाराज पार्टी कार्यकर्ता नारेबाजी करते दिखाई दिए। नाराज कार्यकर्ता पैराशूट कैंडिडेट यानी बाहरी शख्स को टिकट दिए जाने से नाराज थे और इसीलिए उन्होंने पार्टी दफ्तर में धावा बोल दिया। सर, हमें
पैराशूट वाला कैंडिडेट नहीं चाहिए, हमें जमीन स्तर से जुड़ा हुआ कैंडिडेट चाहिए। जो जमीन स्तर से जुड़ा हुआ है भारतीय जनता से पार्टी से, वो कार्यकर्ता हमें चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। पार्टी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर बाहरी लोगों को उम्मीदवार बनाया गया तो वो सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। कार्यकर्ता जितने भी हमारी नॉलेज में 50 कार्यकर्ता हैं, हम सारे के सारे रिजाइन करेंगे और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट देंगे। हालांकि पार्टी दफ्तर में हुए भारी हंगामे के बीच बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अच्छा प्रदर्शन करने का दावा किया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने ऐलान किया कि बीजेपी अपने दम पर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी और इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत लेकर सत्ता में आएगी। विपक्षी जो कल तक बड़े दावे करते थे कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, जब बीजेपी ने चुनावों का शंखनाद किया तो रातों रात एक दूसरे के दरवाजे खटखटाते हुए नजर आ रहे हैं। रविंद्र रैना ने कहा कि बीजेपी जल्द ही सभी 90 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। भारत के संविधान को जो मानेगा, जो भारतीय लोकतंत्र को मानेगा और चुनाव आयोग के जो नियम हैं उनका पालन करेगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति या दल चुनाव लड़ सकता है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है, लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में गठबंधन को लेकर अभी तक सहमति नहीं बनी है। और इसीलिए आज कांग्रेस नेता सीट शेयरिंग पर चर्चा करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के घर पहुंचे। को सेंटर हाई कमांड से पूछना होता है, बस अलायंस इंटैक्ट है, अलायंस इंटैक्ट। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से सीटों की मांग करने के बाद गठबंधन में रुकावट आई है। हालांकि कल पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है, इसीलिए आज दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा। और जम्मू कश्मीर चुनाव में अब बुलडोजर की एंट्री भी हो गई है। गांदरबल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुसलमानों को कमजोर किया जा रहा है। और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज मुसलमानों के घरों को गिराया जा रहा है, दुकानदार को दुकान के बाहर नाम लिखने को कहा जा रहा है और मुस्लिम दुकानदारों का बहिष्कार किया जा रहा है। जैसे ही उमर अब्दुल्ला का ये बयान सामने आया, बीजेपी ने उन पर तीखा पलटवार किया। बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का मुद्दा उठाकर उमर अब्दुल्ला को घेरा। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ एक सामूहिक तौर पर अभियान करके नरसंहार किया गया और उनको निर्वासित जीवन जीने पर मजबूर किया गया। अपने तमाम संपत्तियों को छोड़कर आकर के शिविरों में रहने के लिए मजबूर किया गया। आज उमर अब्दुल्ला नसीहत देने का काम कर रहे हैं। देश में मुसलमान आज सबसे ज्यादा खुशहाल स्थिति में अगर कहीं है तो भारत में है। सिर्फ बीजेपी ने ही नहीं, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी उमर अब्दुल्ला को आईना दिखाया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि उमर अब्दुल्ला को ऐसे बयान देने में शर्म आनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर घमासान तेज हो गया है। खबर यह है कि अखिलेश यादव ने फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया है। दरअसल अखिलेश यादव ने लखनऊ के समाजवादी पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई, जिसमें अजीत पासी के नाम को तय किया गया। बताया जा रहा है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक आनंद सेन यादव के बेटे अंकुर सेन, देवमणि कनौजिया और सूरज चौधरी भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने अजीत पासी को मैदान में उतारने का मन बनाया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अखिलेश यादव ने गुटबाजी की आशंका को देखते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को समझा बुझा लिया है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को समझाया कि मिल्कीपुर सीट पर चुनाव जीतना बेहद जरूरी है और इसीलिए सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करना होगा। हालांकि अजीत पासी के नाम का औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने संन्यास लेने की अटकलों को न सिर्फ खारिज किया, बल्कि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो आखिरी सांस तक बीएसपी के आत्मसम्मान और स्वाभिमान मूवमेंट के लिए समर्पित रहेंगी। और मायावती का ये बयान बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि सक्रिय राजनीति से मेरा संन्यास लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब से पार्टी ने आकाश आनंद को मेरे न रहने पर या अस्वस्थ विकट हालात में उसे बीएसपी के उत्तराधिकारी के रूप में आगे किया है, तब से जातिवादी मीडिया ऐसी फेक न्यूज प्रचारित कर रहा है। ऐसी फेक न्यूज से लोग सावधान रहें। दरअसल बीएसपी में हर 5 साल में अध्यक्ष का चुनाव होता है। मायावती साल 2003 से ही लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी जा रही हैं और खबरों की माने तो राजधानी लखनऊ में कल होने वाली बीएसपी की बैठक में मायावती का एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना तय है। इस बैठक को लेकर लखनऊ प्रदेश मुख्यालय पर
पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त बसपा दफ्तर में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कल की बैठक में बसपा प्रमुख मायावती को एक बार फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। साथ ही इस बैठक में महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के साथ ही यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों पर भी मंथन होगा। बैठक में चुनाव प्रचार की रणनीति पर भी चर्चा होगी। राजस्थान के भीलवाड़ा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर बवाल हुआ और इस दौरान पुलिस को लाठियां भी भांजनी पड़ी, जिसके बाद भीड़ इधर उधर भागती नजर आई। दरअसल पूरा मामला एक मंदिर परिसर में गोवंश की पूंछ मिलने से शुरू हुआ था। इसके बाद हिंदूवादी संगठन और स्थानीय लोग मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर भीलवाड़ा में परशुराम सर्किल पर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद माहौल गर्म हो गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में तीखी नोकझोंक भी हुई। इसके बाद पुलिस को भी सख्ती दिखानी पड़ी। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिसके बाद जो भी मिला पुलिस उस पर लाठियां भांजने लगी। पुलिस का लाठीचार्ज देख वहां भगदड़ भी मच गई। पुलिस के सामने जो भी प्रदर्शनकारी आए वो उसकी लाठी का शिकार बना। पुलिस की खदेड़ने के बाद मौके से सभी प्रदर्शनकारी भाग खड़े हुए। लोग अपने जूते चप्पल तक छोड़कर भागने को मजबूर दिखे। कुछ ही मिनटों में पुलिस ने धरना स्थल को खाली करा दिया। पुलिस के मुताबिक लाठीचार्ज तब शुरू किया गया जब प्रदर्शनकारियों में से ही कुछ हुड़दंगियों ने दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। हुड़दंगियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। बिहार के गया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मालगाड़ी डीरेल हो गई। मालगाड़ी के डीरेल होने का एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आया है, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि जब मालगाड़ी डीरेल हुई तो उस वक्त का क्या नजारा था। बिहार के गया में कोयले से भरी ये मालगाड़ी तब डीरेल हुई जब ये रसलपुर गुमटी पहुंची। तभी अचानक से मालगाड़ी के पहिए पटरी से उतर गए और कुछ दूर तक खींचते चले गए। इस दौरान वहां धूल का गुबार भी उड़ने लगा। जो लोग पटरियों को पार करने के इंतजार में खड़े थे वो ये नजारा देख दंग रह गए। मालगाड़ी डीरेल होने के बाद उसका अगले हिस्से का कपलिंग टूट गया और ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गया, जिसके बाद एक हिस्सा आगे की तरफ बढ़ता चला गया। मालगाड़ी का जो पहिया डीरेल हुआ था वो पहिया पटरी से नीचे धंसा दिखा। मालगाड़ी के डीरेल होने के बाद रेलवे विभाग में भी हड़कंप मच गया और आनन फानन में मौके पर ट्रेन को पटरी पर लाने में टीम जुट गई। वहीं इस दौरान यातायात भी बाधित रहा। लोगों को अपना रूट बदलकर रास्ता पार करना पड़ा। वहीं ये हादसा किस वजह से हुआ था उसकी जांच की जा रही है। देश में जन्माष्टमी का त्योहार पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। आम से लेकर खास लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। जन्माष्टमी के मौके पर मशहूर कवि कुमार विश्वास भी मथुरा पहुंचे और यहाँ रमण रेती में उन्होंने रेत का आनंद लिया। कुमार विश्वास रेत में लेटते हुए आप देख सकते हैं। मान्यता है कि यमुना नदी किनारे ये वही जगह है जहाँ श्री कृष्ण रेत में खेलते थे। जन्माष्टमी के मौके पर यहाँ भक्तों की अच्छी खासी भीड़ रहती है और देखिए ये कुमार विश्वास यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यमुना की रेत में आप देख सकते हैं किस तरीके से वो लुटपोट हो रहे हैं। और ये मान्यता है कि भाई यहाँ पर श्री कृष्ण खेले थे तो ये बहुत पवित्र रेत है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही जारी हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। उपद्रवियों के निशाने पर हिंदू परिवार तो है ही, मंदिरों को भी चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। हिंसा पर उतारू लोगों ने एक हिंदू मंदिर पर हमला किया और वहां जमकर उत्पात मचाया। इतना ही नहीं, बताया गया कि बदमाशों ने वहां के महामिलन विष्णु मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर में चोरी की घटना को भी अंजाम दिया। बदमाश मंदिर में रखे दान पेटी को चुराकर अपने साथ ले गए। दरअसल बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही लगातार हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है और यही वजह है कि वहां के हिंदू काफी खौफ में हैं। हर साल की तरह इस बार भी बांग्लादेश के हिंदू समुदाय ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की तैयारी की थी, लेकिन बढ़ते कट्टरपंथी हमलों और धार्मिक असहिष्णुता के चलते इस बार त्योहार पर डर का साया मंडरा रहा है। तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथी लगातार हिंदू समुदाय को निशाना बना रहे हैं। हिंदू परिवारों पर हमले किए जा रहे हैं और उनके मंदिरों में तोड़फोड़ भी हो रही है। ऐसी ही एक तस्वीर बांग्लादेश के ठाकुरगांव जिले से सामने आई, जहां कट्टरपंथियों ने हिंदू परिवारों के घरों पर न सिर्फ हमला किया बल्कि उनके घरों को आग के हवाले कर दिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली थी। कई घर आग की लपटों से घिरे नजर आए। बताया गया कि ठाकुरगांव जिले के हरिहरपुर गांव में कुछ उत्पाती पहुंचे और हिंदुओं के घरों पर हमला बोलते हुए उनमें आग लगा दी। हालांकि लोगों ने आग बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उनकी कोशिश नाकाम साबित हुई और इस आग में उनके घर पूरी तरह जलकर राख हो गए। बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों को निशाना बनाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई इलाकों में हिंदू परिवारों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया और उनके घरों को फूंक दिया गया।
अगली खबर बांग्लादेश से, जहां हालात ये हैं कि वहां के हिंदू जन्माष्टमी मनाने से भी डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का खौफ है कि वो जन्माष्टमी मनाने के लिए घर से बाहर निकले और कहीं कट्टरपंथी उन्हें निशाना न बना दे। और यही वजह रही कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ज्यादातर हिंदू इलाकों की सड़कें सुनसान नजर आई। त्योहार होने के बावजूद हिंदू परिवारों के लोग जन्माष्टमी मनाने के लिए अपने घरों से बाहर नहीं निकले। मेरी मौजूदगी इस वक्त हिंदू बस्ती में है और हम हिंदुओं से जानेंगे कि वो आखिरकार कैसे जन्माष्टमी मनाएंगे। ये पूरा आप देखेंगे तो गली आपको कम तादाद में लोग नजर आएंगे, पर ये पूरी तरीके से हिंदू बस्ती है। कट्टरपंथियों का खौफ इतना कि लोगों ने अपने घरों में ही जन्माष्टमी मनाने का फैसला किया। हाँ, ऐसी तो थोड़ी है, क्योंकि सिचुएशन तो ऐसे ही चल रहा है, सभी थोड़ी डर में है अभी तो। अब दिख रही है कि बांग्लादेश की सिचुएशन, तो इसलिए थोड़ी डर में तो है। इतना ही नहीं, बताया गया कि कट्टरपंथी हिंदुओं को माला और चंदन की माला पहनने से भी रोक रहे हैं। थोड़ा उन लोगों को कोई टेंशन है कि रास्ता में क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा क्लैश वायलेंस हो रहा है, इसलिए थोड़ा टेंशन है मंदिर में आना। डर के साए में जी रहे वहाँ के हिंदुओं ने इस बार तय किया कि वे जन्माष्टमी धूमधाम से नहीं मनाएंगे। हालांकि बांग्लादेश में खौफ में जी रहे हिंदुओं ने जगह जगह श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया, लेकिन इस बार का आयोजन पिछली बार की तुलना में काफी फीका नजर आया, क्योंकि इन आयोजनों में पहुंचने वाले कृष्ण भक्तों की तादाद काफी कम रही। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के मशहूर ढाकेश्वरी मंदिर में भी जन्माष्टमी का आयोजन किया गया, लेकिन डर के साए में। आयोजन से पहले ही पूरे मंदिर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। मंदिर के चारों तरफ सेना के जवान मुस्तैद नजर आए। बांग्लादेश में बवाल के बीच में अष्टमी का आयोजन शुरू हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ढाकेश्वरी माता मंदिर के अंदर। ये आप देखेंगे तो चौतरफा ढाकेश्वरी मंदिर में जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, आर्मी के जवान हैं, राइफल्स के साथ वो यहाँ पर तैनात हो गए। वहीं जन्माष्टमी महोत्सव के आयोजकों ने इस बार कम भक्तों के पहुँचने का दावा किया। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है। हम देश और जाति मंगल कामना करता है, इसके लिए कृतज्ञ करता है। कुछ ऐसे ही हालात ढाका यूनिवर्सिटी के पास श्री श्री रमना काली मंदिर का भी दिखा। जन्माष्टमी होने के बावजूद वहां पर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बावजूद वहां हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। तख्ता पलट के सूत्रधार बने छात्र एक बार फिर सड़कों पर हैं और इस बार इनके निशाने पर है बांग्लादेश का अंसार ग्रुप, जिनसे कल देर रात छात्रों की झड़प हो गई। दावा है कि इस झड़प में 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया गया कि कल रात ढाका यूनिवर्सिटी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सैकड़ों छात्र स्टूडेंट टीचर सेंटर के करीब इकट्ठा हो गए, क्योंकि इन्हें ऐसी जानकारी मिली कि पैरामिलिट्री फोर्स अंसार ग्रुप ने कुछ लोगों को हिरासत में ले रखा है, जिसमें अंतरिम सरकार के सलाहकार और कोऑर्डिनेटर भी शामिल हैं। जब भारी संख्या में छात्र सचिवालय की ओर बढ़े तो वहां पहले से मौजूद अंसार ग्रुप के सदस्यों से उनकी भिड़ंत हो गई। दोनों तरफ से एक दूसरे पर ईंट पत्थर फेंके गए। कुछ ही देर में वहां हालात इतने बिगड़ गए कि वहां आर्मी भेजनी पड़ी। दावा है कि आर्मी को हालात संभालने के लिए ग्रेनेड तक का सहारा लेना पड़ा। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाया कि अंसार ग्रुप बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे। पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने एक साथ 23 लोगों की जान ले ली। हत्या के साथ 10 से ज्यादा गाड़ियों को भी जला दिया गया। बलूचिस्तान के विद्रोहियों पर हमले के आरोप लगे हैं। बीच सड़क पर धधकती ये आग उन्हीं विद्रोहियों ने लगाई है। बलूचिस्तान के मुसाखाइल के राराशम जिले में इस वक्त विद्रोह की आग भड़क रही है। बताया गया कि बलूचिस्तान प्रांत में हमलावरों ने यात्रियों से भरी एक बस को रोककर उसके सवारियों को बाहर निकाला और फिर एक एक कर सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद सबसे उनकी पहचान पूछी गई। बताया गया कि पहचान बताने के बाद 23 लोगों को गोली मार दी गई। जिनकी मौत हुई वो पंजाब प्रांत के रहने वाले लोग थे। इसके अलावा ट्रक, बस, कार समेत कई गाड़ियों को एक साथ आग के हवाले कर दिया गया। रात के अंधेरे में हुए इस हमले के बाद सुबह जली हुई गाड़ियों की तस्वीरें आनी शुरू हो गई थी। ये ट्रक को हमलावरों ने खाक कर दिया। बीते कई दिनों से बलूचिस्तान प्रांत विरोध की आग में जल रहा है। हालांकि बीते कुछ दिनों के भीतर पहली मर्तबा इस तरह का घातक हमला वहां देखने को मिला। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने भी ऑपरेशन तेज कर दिया। अब तक 12 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान के भिवाड़ी में जिन 6 संदिग्ध आतंकवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उन्होंने जंगलों के बीच अपना ट्रेनिंग सेंटर बनाया था। आज जी मीडिया की टीम भी उस ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंची।
और वहां जाकर हमने देखा कि किस तरह अलकायदा के संदिग्ध आतंकी देश को दहलाने के लिए ट्रेनिंग ले रहे थे। जंगल के कच्चे रास्तों से गुजरते हुए हम ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचे। यहाँ थोड़ी गहराई पर आतंकियों का फायरिंग रेंज मिला। मेवात के जंगलों के बीचों बीच ये आतंकी ट्रेनिंग सेंटर पनप रहा था। ये वो जगह है, आप देख सकते हैं, पूरा उनके आकाओं के कहने से ये फायरिंग रेंज की जगह चिन्हित की गई थी, जो कि चौपानगी थाना इलाके में है। यहाँ पर इन जंगलों में आतंकियों ने अपना ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहा। माना जा रहा है कि यहाँ उन संदिग्धों को कई तरह के टास्क मिले थे। इस ट्रेनिंग कैंप के जरिए संदिग्ध आतंकी हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे और आसपास के इलाकों की रेकी का काम भी इन्हें मिला हुआ था। इन्हें पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम मेवात के जंगलों में आई। इसके लिए राजस्थान पुलिस की मदद ली गई थी। तो उन्होंने हमारे राजस्थान पुलिस से सहयोग मांगा था कि हमें आपका सिक्योरिटी कवर चाहिए। तो उस संदर्भ में हमने यहाँ भिवाड़ी के चौपान के थाना क्षेत्र में उनको सिक्योरिटी कवर हमें दिया था। जिस जगह पर कैंप मिला वो एनसीआर क्षेत्र में आता है। आतंकी कैंप ने इलाके की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। अगर समय रहते इस मॉड्यूल का भांडाफोड़ नहीं होता तो दिल्ली एनसीआर भी खतरे की जद में आ सकता था। ट्रेनिंग कैंप में हमें फायरिंग रेंज के साथ कुछ ऐसा सामान भी दिखा जिसे देखकर साफ लग रहा था कि संदिग्ध आतंकी वहां निश्चिंत होकर रह रहे थे। उन्होंने लंबे वक्त तक रहने के लिए यहाँ पूरी तैयारी कर रखी थी। ट्रेनिंग कैंप में संदिग्ध आतंकियों के पास पानी की बोतलें थीं। इनमें से कुछ बोतलों में आधा पानी भी भरा हुआ था। इन प्लास्टिक बोतल्स के साथ संदिग्धों के पास मेडिकल का सामान और बैंडेज भी थे, जो घायल होने पर इनके काम आते। साथ ही इन्होंने अपने साथ क्लिप्स भी रखे हुए थे। इसके अलावा आतंकियों के पास खाने पीने का सामान, तंबाकू और फेक हथियार भी थे। साथ ही आतंकी पुस्तकें भी मौजूद थीं। आतंकियों ने मेवात के जंगलों के उस इलाके को चुना था जहां से एयरफोर्स का ट्रेनिंग सेंटर बिल्कुल नजदीक था। ये वो पहाड़ियों को फिर दिखाना चाहूंगा मैं। ये वो पहाड़ियां हैं जहां से एयरफोर्स ट्रेनिंग या रिसर्च सेंटर है। इस रिसर्च सेंटर इस पहाड़ी के पीछे है। ऐसे संवेदनशील इलाके में चल रहे ट्रेनिंग सेंटर की खबर लगते ही देश की तमाम खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। जिन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है वो अलकायदा से प्रभावित आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और राजस्थान एटीएस उनसे पूछताछ कर रही है। वो संदिग्ध आतंकी कितने दिनों से मेवात में थे, कौन कौन उनकी मदद कर रहे थे, उन्होंने इस जगह को क्यों चुना, इन तमाम सवालों के जवाब अब ढूंढे जा रहे हैं। कोलकाता रेप और मर्डर केस में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष अब सीबीआई के रडार पर हैं और उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। सीबीआई के अधिकारियों ने संदीप घोष से लगातार 10वें दिन पूछताछ की है, जिसके लिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स पहुंचे, जहां सीबीआई अधिकारियों ने उनसे लंबी पूछताछ की। एक दिन पहले ही सीबीआई की कई टीमों ने संदीप घोष के 15 ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान इन ठिकानों पर सीबीआई के अधिकारी कई घंटे तक छानबीन करते नजर आए थे। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने सरकारी अस्पताल में भ्रष्टाचार के सिलसिले में छापे मारे थे। इससे पहले सीबीआई संदीप घोष से लगातार 9 दिन पूछताछ कर चुकी है और दावा है कि इस दौरान सीबीआई के अधिकारियों ने संदीप घोष से 100 से ज्यादा सवाल पूछे। दरअसल ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के बाद से ही पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सवालों के घेरे में है। मृतक डॉक्टर के परिवार वालों ने भी अस्पताल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद से ही संदीप घोष सीबीआई के रडार पर हैं और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और हत्या मामले को लेकर जहां सीबीआई ने कार्रवाई तेज कर दी है, तो वहीं अब इस मामले की जांच की आंच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक पहुंचती दिखाई दी। क्योंकि केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने इस मामले में सीएम ममता बनर्जी की भूमिका की भी जांच की मांग की। उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि टीएमसी ने रेप और हत्या मामले को साजिश के तहत आत्महत्या दिखाने की कोशिश की। ममता बनर्जी का फोन लेके उसका इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जो स्टिंग ऑपरेशन आया है हाल ही में, वो स्टिंग ऑपरेशन दर्शाता है कि इस घटना को आत्महत्या दिखाने की साजिश हो रही थी। इतना ही नहीं, बीजेपी ने ममता सरकार पर अपराधियों को बचाने का भी आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अभी 30 सालों में उन्होंने ऐसा केस नहीं देखा जहां पर इतनी धांधलियां की गई, और उसके बाद भी बेशर्मी से वो प्रिंसिपल संदीप घोष, जिसके ऊपर अनेकों प्रकार के सबूत सीबीआई इकट्ठा कर रही है, उनके बारे में हर रोज मीडिया में भी विजिलेंस रिपोर्ट, उनकी भ्रष्टाचार के सारे कारनामे बाहर आ रहे हैं, उनको ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बनाते हैं। बीजेपी ने बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री पर भी सवाल उठाया और इस मामले में उनकी भूमिका की भी जांच कराने की मांग की। कोलकाता रेप और हत्या मामले को लेकर टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर नजर आए। बीजेपी ने जहां इस मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ जांच की मांग की, तो वहीं टीएमसी ने एक वीडियो जारी कर कल होने वाले नबान्य अभियान में हिंसक साजिश का आरोप लगाया।
साथ ही टीएमसी ने इसके साक्ष्य के रूप में एक वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में 2 लोग आपस में बात करते दिखाई दिए। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने इस वीडियो का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि कल यानी 27 अगस्त को आयोजित होने वाले नबान अभियान में कुछ लोग हिंसा करने की तैयारी में है और बीजेपी ऐसे लोगों का समर्थन कर रही है। ये पॉलिटिक्स कर रहा है, ये नॉट वी वांट जस्टिस, वो लोग जस्टिस नहीं चाहता है, जस्टिस हम लोग चाहते हैं, वो लोग पॉलिटिक्स चाहता है। दरअसल छात्र समाज की ओर से कल यानी 27 अगस्त को नबान अभियान का आयोजन किया जा रहा है। टीएमसी का आरोप है कि इस अभियान के दौरान साजिश के तहत हंगामा हो सकता है। टीएमसी ने कहा कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन बीजेपी के लोग सीबीआई की जांच को भटकाने की कोशिश में हैं। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में कपिल सिब्बल विवादों में घिरते नजर आए। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर एक प्रस्ताव जारी किया था, जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आदिश सी अग्रवाल ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई और कपिल सिब्बल से प्रस्ताव वापस लेने और एसोसिएशन के सभी सदस्यों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा। एससीबीए के पूर्व अध्यक्ष आदिश सी अग्रवाल ने कपिल सिब्बल को एक पत्र लिखा और आरोप लगाया कि कोलकाता घटना की गंभीरता को कमतर आंकने और चल रही जांच को प्रभावित करने के लिए ही उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल किया। कपिल सिब्बल को लिखे अपने पत्र में आदिश सी अग्रवाल ने आरोप लगाया कि कपिल सिब्बल की ओर से जारी प्रस्ताव एससीबीए के कार्यकारी समिति की ओर से पारित नहीं हुआ, इसलिए ये प्रस्ताव अवैध है। कपिल सिब्बल ने अपने पद का दुरुपयोग किया। कपिल सिब्बल पर हितों के टकराव का भी आरोप लगाया। इतना ही नहीं, आदिश सी अग्रवाल ने सिब्बल को चेतावनी भी दी कि अगर वो प्रस्ताव को वापस नहीं लेते हैं और सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तो उन्हें अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा। कल अपने शो में हमने आपको बताया था कि बहराइच में आदमखोर भेड़ियों ने 7 मासूमों की जान ले ली। अब वो आंकड़ा बढ़ गया है। बीती रात आदमखोरों ने एक 60 साल के बुजुर्ग को भी मार डाला। बताया गया कि जिस वक्त बुजुर्ग पर हमला हुआ उस वक्त वो अपने घर के आंगन में सो रही थी। रात के अंधेरे में आए आदमखोरों ने उन्हें नोच डाला। बुजुर्ग की मौत के बाद उनके घर में मातम छाया हुआ है। इसके अलावा आदमखोर भेड़ियों ने 25 साल की लड़की को भी घायल किया और मौके से भाग गए। ये हमले बहराइच के महसी विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं। आदमखोर के हमलों में घायल हुए लोगों की सुध लेने के लिए इलाके के विधायक सुरेश्वर सिंह उनके घर पहुंचे। इस दौरान उनके हाथ में लाइसेंसी राइफल भी थी। अपनी लाइसेंसी राइफल लेकर विधायक आदमखोर की तलाश करते नजर आए। लगातार हो रहे इन हमलों के बाद डीएफओ समेत जिले के आला अधिकारी भेड़िए की तलाश में जुट गए हैं। हालांकि अभी तक आदमखोर के सही मूवमेंट को लेकर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई। इससे पहले आदमखोर भेड़िए ने 7 मासूमों को अपना शिकार बनाया था। अब तक लग रहा था कि आदमखोर सिर्फ छोटी उम्र के बच्चों को ही निशाना बना रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग की मौत के बाद वो बात भी गलत साबित हुई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि वहां 7 साल की एक छात्रा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये मामला अमरोहा के हसनपुर इलाके का है, जहां यूकेजी की एक छात्रा की क्लास में अचानक तबीयत बिगड़ गई और इसकी जानकारी मिलते ही परिवार वाले स्कूल पहुंच गए और उसे तुरंत अस्पताल ले गए। लेकिन डॉक्टर्स ने बच्ची की हालत देखते हुए उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया, जिसके बाद परिवार वाले उस बच्ची को लेकर गजरौला के एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर्स ने उसकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई। बच्ची की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। अच्छा, क्या हुआ था? अटैक हुआ था स्कूल में। अच्छा, क्या कर रही थी स्कूल में? अपने क्लास में टीचर से ट्यूशन लेकर आई थी। अच्छा, तो डॉक्टरों ने क्या कहा, किस वजह से बच्ची की मौत हुई है? वो बताया नहीं, वो बस घबराने की वजह से अटैक हो गया। अटैक की वजह से। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मड बाइक रैली का आयोजन किया गया। बेगमगंज में ये रैली हुई और इस बाइक रैली में भोपाल, रायसेन, सुल्तानपुर समेत कई जगहों के 25 बाइक राइडर्स ने हिस्सा लिया और सागर रोड पर कीचड़ से भरे एक खेत में सभी बाइक राइडर्स ने अपने अपने टैलेंट को दिखाया। इस मड बाइक रैली में बेहतर प्रदर्शन करते हुए सुल्तानपुर के अयान खान ने पहला स्थान हासिल किया। अयान खान को पहला स्थान हासिल करने पर 15,000 रुपए मिले और शील्ड भी दी गई। दूसरे स्थान पर सुल्तानपुर के दानिश रहे, जिन्हें 7,500 रुपए और शील्ड मिली। तीसरा स्थान रायसेन के अजहर खान ने हासिल किया। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, गांदरबल में बादल फटा है। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। रामबन में 3 लोग लापता हो गए हैं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये देखिए, बादल फटने के बाद जो पानी की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो आपके सामने है। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। रामबन में 3 लोग लापता हो गए। बादल फटना मतलब अचानक इतना ज्यादा पानी गिर जाना बारिश के रूप में कि हालात बेकाबू हो जाते हैं। ये देखिए आप, रिहायशी इलाके में किस तरीके से पानी का बहाव है और ये मिट्टी को काटकर पानी का बहाव जो है वो अपने साथ ले जाता है, जिससे नींव कमजोर हो जाती है और ऐसे में घर के टूटने का भी खतरा पैदा हो जाता है।
अल्लाह अकबर। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी की मनमानी दिख रही है। वहीं कई जगह डैम खुलने से भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। खरगोन में तो और बुरे हालात हैं। करही थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नदी में समा चुके एक पुल से एक शख्स निकलने की कोशिश कर रहा था। पानी का बहाव इतना तेज था कि शख्स वहीं फंस गया, जिसके बाद वहां मौजूद ग्रामीणों ने इसकी सूचना रेस्क्यू टीम को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने शख्स को नदी से बाहर निकालने के लिए अभियान चलाया और रस्सी के सहारे धीरे धीरे उसे पानी के तेज बहाव से सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से डैम फुल हो चुकी हैं। भोपाल का कलियाई यासोट डैम भी पानी से लबालब भरने की वजह से उसके 2 गेट खोल दिए गए, जिसके बाद मौके पर सैलाब जैसा मंजर दिखाई दिया। डैम का पानी खोले जाने के बाद इसके किनारे के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। ऐसे ही हालात मध्य प्रदेश के आगर मालवा में भी दिखा जब कुंडालिया डैम के 6 गेट खोल दिए गए, जिसके बाद पानी तेज धार से बहने लगा। यहाँ भी नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ गयी। गुजरात और राजस्थान में मूसलाधार बारिश मुसीबत बनकर टूट रही है। राजस्थान का अजमेर पानी पानी हो रखा है, तो वहीं गुजरात का अहमदाबाद और वलसाड़ भी बाढ़ से बेहाल है। वलसाड़ में तो बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। सड़कों पर सैलाब बह रहा है, तो वहीं कई जगह घुटनों तक पानी भरा हुआ है। कई जगह तो पानी इस तरह से बह रहा है जैसे वो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा हो। वहीं वलसाड़ में ही एक बस्ती तो पूरी तरह से बाढ़ के पानी के दौरान कैद में दिखी। 1500 लोगों की इस बस्ती में पानी घुस चुका था, जिससे लोगों को भी परेशानियों से दो चार होना पड़ा। वहीं अहमदाबाद का भी वही हाल था। यहाँ तो बारिश के बाद सड़कें समंदर बन चुकी थी। जब मूसलाधार बारिश हुई, सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी नजर आई। कई जगह तो कमर तक पानी भरा हुआ दिखाई दिया। गलियों में भी पानी भरा दिखाई दिया, लेकिन यहाँ कुछ बच्चे मस्ती करते दिखे। सड़क पर पानी इतना भर चुका था कि बच्चों के लिए ये स्विमिंग पूल बन चुका था। वहीं पानी की निकासी नहीं होने पर अहमदाबाद प्रशासन की भी पोल खुलती दिखी। गुजरात ही नहीं, राजस्थान का अजमेर भी बारिश के बाद पानी पानी दिखा। अजमेर से ड्रोन शॉट सामने आए, जिसमें बारिश के बाद शहर का क्या हाल हो रखा है देखा जा सकता है। अजमेर में हर जगह वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम दिखी। राजस्थान के भीलवाड़ा में भारी बारिश के बाद ज्यादातर सड़कें पानी में डूबी नजर आई। भीलवाड़ा की कोठारी नदी 36 घंटों तक उफान पर बह रही है और भीलवाड़ा में कुछ बाइक सवार लड़कों को आप देखिए सड़क पर किस तरीके से अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और सड़क को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। और बाइक से जा रहे 2 युवक इस तेज धार में बह गए। हालांकि दोनों को बचा लिया गया। सड़क पर पानी के खतरे को देखते हुए अब पुलिस ने इस रास्ते को बंद कर दिया है।